हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के एथिक्स के आज के लेक्चर में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट थिंकर के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है एरिस्टोटल, या जिसे हम एरिस्तु भी कहते हैं। तो एरिस्टोटल ये बहुत इंपॉर्टेंट वेस्टर्न फिलोसोफर रहे हैं। हमने इससे पहले प्लाटो के बारे में पढ़ा था। तो हमने एक पर्टिकुलर एक्रिनो के बारे में बात की थी जिसे हम कह सकते हैं स्पा यानी सोक्रेटस, प्लाटो और एरिस्टोटल। ये तीन इंपॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं वेस्टर्न फिलोसफी और हमारे जो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो हमने प्लाटो के बारे में पढ़ा है और उसी में हमने एरिस्टोटल के बारे में भी थोड़ी बहुत बात की थी। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक स्मॉल बायो ऑफ एरिस्टोटल। इसके बाद हम पढ़ेंगे उनका जो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है एथिक्स में, जिसे हम वर्च्यू एथिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम वर्च्यू एथिक्स का बेसिक समझ के लेंगे। उसके बाद हम एरिस्टोटल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वर्च्यू एथिक्स में, और स्पेशली उनका जो कंसेप्ट है जिसे हम गोल्डन मीन भी कहते हैं। तो गोल्डन मीन क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो एरिस्टोटल ने दिया है जिसे हम यूडेमोनिया कहते हैं, यूडेमोनिया क्या होता है और एथिक्स से इसका क्या रिलेशन है वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ वर्च्यू एथिक्स जो एरिस्टोटल ने कहे हैं या दिए हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर से, आप दिस आर द टेक अवेज। तो लेट अस सी। तो एरिस्टोटल जो है, इन्हें माना जाता है कि ये दुनिया के सबसे पहले ट्रू साइंटिस्ट रहे हैं। ट्रू साइंटिस्ट क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट करे हैं ऑन वेरियस स्पीसीज, ऑन जियोलॉजी, इन एस्ट्रोनॉमी और अलग अलग फील्ड्स में इन्होंने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। जैसे एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे ये ऑक्टोपस को डाइसेक्ट करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या है। या हम एक और पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में बोल सकते हैं, ही एक्चुअली अंडरस्टूड या ही ट्राइड टू गिव रीज़न टू वाई अर्थक्वेक हैपन्स, कि अर्थक्वेक कैसे होता है। तो उनकी रीजनिंग भले ही गलत हो बट फिर भी ही वॉज एन एक्सपेरिमेंटर, क्योंकि उनके हिसाब से अर्थक्वेक क्यों होते हैं, क्योंकि जब विंड जो होती है जब वो ज़मीन के अंदर फंस जाती है उसकी वजह से कई बार भूकंप होता है। तो ही वॉज नॉट वेरी ग्रेट इन द सेंस ऑफ मॉडर्न डे एक्सपेरिमेंट्स, बट डेफिनेटली ही वॉज द फर्स्ट ट्रू साइंटिस्ट। तो उन्होंने काफ़ी डाइवर्स चीज़ों में उन्होंने काम किया है। जैसे बायोलॉजी में उन्होंने काम किया है, एथिक्स के ऊपर काम किया है, फिर लॉजिक, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, दीज आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स। ही हैड अ डाइवर्स रेंज ऑफ एपिटाइट एंड ही वर्कड ऑन मेनी अदर थिंग्स। तो ही कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स एंड ये हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ही रोट अराउंड 200 बुक्स। तो सोक्रेटस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमने थोड़ा सा उनके बारे में बात की है, प्लाटो के जब बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सोक्रेटस वॉज मोर इनटू एन ओरल ट्रेडिशन, कि वो चीज़ें बताते थे उनके स्टूडेंट्स को कि ये चीज़ ऐसी होती है वैसी होती है। सो ही वॉज इनटू ओरल ट्रेडिशन, जो हमारे यहाँ पे भी एक ओरल परंपरा रही है उसी वैसी ही वो भी फॉलो करते थे। इसके बाद जो प्लाटो आए तो उन्होंने अराउंड 36 बुक्स लिखी। अब जब एरिस्टोटल आए, बिकॉज हिज रेंज ऑफ वर्क वॉज सो डाइवर्स एंड सो लार्ज, ही रोट अराउंड एंड मोर देन 200 बुक्स। तो ये चीज़ हमें यहाँ दिखती है। इसके बाद आप समझिए कि प्लाटो और जो सोक्रेटस आए इनसे पहले, उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्न फिलोसफी। बट जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक फॉर्म्स यानी सिस्टमैटिक वे में अगर किसी ने सबसे पहले पढ़ाई की है फिलोसफी की तो वो है एरिस्टोटल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए फ्रॉम एथिक्स पर्सपेक्टिव। तो अब हम उनकी स्मॉल बायोग्राफी देखेंगे। एरिस्टोटल जो है उनका जन्म हुआ था स्टेगिरा में, ये नॉर्दर्न ग्रीस में आता है। यू कैन सी दिस इज द ग्रीस मैप, और यहाँ पे अराउंड समवेयर हियर दिस पर्टिकुलर प्लेस इज स्टेगिरा, और उनका जन्म हुआ था अराउंड 384 BC। उनके पिताजी का नाम था नाइकोमैकस। नाइकोमैकस एक रॉयल फिजिशियन थे इन मैसेडोनिया, अंडर किंग अमिंटास। अमिंटास किंग थे मैसेडोनिया के, उनके अंडर वो एज अ रॉयल फिजिशियन यानी जो हम कह सकते हैं वैद की तरह काम करते थे। तो मेडिसिन से उनका रिलेशन था बेसिकली। एरिस्टोटल के बचपन के बारे में बात करें तो ही हैड अ नॉट वेरी गुड चाइल्डहुड, और वी कैन से दुखद उनका चाइल्डहुड रहा है, क्योंकि उनके माता पिता एरिस्टोटल के बचपन में ही गुजर गए। तो उनका जो पालन पोषण है या उनकी देखभाल है जो उनकी बड़ी बहन और उनके पति ने साथ में मिलकर की। तो जैसे उनके पिता एक फिजिशियन थे, रॉयल फिजिशियन थे, तो सिमिलरली आप देखोगे जो
एरिस्टोटल है उनकी शुरुआती पढ़ाई भी मेडिसिन में ही हुई। इसके बाद एरिस्टोटल को एथेंस में भेजा गया। एथेंस अगेन एन इम्पॉर्टेंट सिटी इन ग्रीस। हम कह सकते हैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से एंशिएंट ग्रीस में सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है एथेंस, जहाँ पे प्लाटो और सोक्रेटस दोनों ने भी पढ़ाई की और पढ़ाया। तो वहीं पे एरिस्टोटल को भी भेजा गया अराउंड द एज ऑफ 17 इन 367 BC। एरिस्टोटल को जब भेजा वहाँ पे तो उनको बेसिकली ही वॉज ट्यूटर्ड बाय प्लाटो। और कौन से एकेडमी में भेजा? द एकेडमी। द एकेडमी के बारे में हमने प्लाटो का जब हमने डिस्कशन किया तब हमने देखा था कि एक सबसे पहली वेस्टर्न सोसाइटी में सबसे पहली हायर एजुकेशन लर्निंग का जो सेंटर रहा है या जो इंस्टीट्यूशन रहा है जिसकी नींव रखी है प्लाटो ने, उसका नाम था द एकेडमी। वहीं पे एनरोल किया गया एकेडमी, वहीं पे एनरोल किया गया एरिस्टोटल को। और एरिस्टोटल इतने प्रभावशाली थे कि ही बिकेम अ स्टैंड आउट स्टूडेंट, यहाँ कह सकते हैं स्टार स्टूडेंट। प्लाटो के बहुत ही प्रिय थे और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई तो की, बट आगे जाके ही बिकेम ऑल्सो एन इंस्ट्रक्टर। जैसे प्लाटो एक इंस्ट्रक्टर रहे वही वैसे ही एरिस्टोटल भी आगे जाके इंस्ट्रक्टर के रूप से वहाँ पे काम करते थे। फिर आप देखोगे कि उन्होंने अराउंड 20 ईयर्स वहाँ पे स्पेंड किया when he was a student as well as when he was an instructor, combining he spent around 20 years over there। तो ये माना जा रहा था कि जब प्लाटो का टाइम आ जाएगा तो उनको सक्सीड करेंगे, यानी जो हेड बनेंगे एकेडमी के वो बनेंगे एरिस्टोटल, क्योंकि वो सबसे प्रभावशाली थे वहाँ पे। बट कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस थे बिटवीन दी अप्रोच ऑफ वॉट प्लाटोज वॉज एंड वॉट एरिस्टोटल्स वॉज अप्रोच। जैसे क्या एक बेसिक फिलॉसफी है उनकी, दोनों के बीच में कुछ डाइवर्जेंस पता चलती है। क्या डाइवर्जेंस थी? जैसे मैंने बात की प्लेटो और सोक्रेटस दे वर मोर ऑन टू रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा उनका भरोसा था कि जो भी ट्रू नॉलेज है इंसान सोचता है जब ट्रू नॉलेज के बारे में तो वो रीजनिंग के थ्रू ही उसे मिलेगी। यानी आपको रीज़न करना पड़ेगा, आर्ग्यू करना पड़ेगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा उसके साथ, तो एट दी एंड आपको एक रीज़न मिलेगा जो आपको ट्रू नॉलेज की तरफ लेके जाएगा। सो व्हाट दे यूज्ड टू थिंक इज ट्रू नॉलेज इज ऑब्टेनेबल ओनली थ्रू रीज़न। बट एरिस्टोटल का अलग अप्रोच था। जैसे हमने बात की ही फेवर्ड एक्सपेरिमेंटेशन की, रियल ऑब्जेक्ट जो है उसको देखना पड़ेगा, उसके अंदर से ही हमें ट्रू नॉलेज मिलेगा, सिर्फ रीजनिंग से हमें ट्रू नॉलेज नहीं मिलेगा। वी हैव टू एक्चुअली गो एंड लुक इनटू द ऑब्जेक्ट्स। तो जब प्लाटो गुजर गए तब एरिस्टोटल मैसेडोनिया चले गए, बिकॉज ही वॉज नॉट गोइंग टू बिकम एन हेड, सो ही लेफ्ट दैट प्लेस एंड ही वेंट बैक टू हिज होम टाउन मैसेडोनिया। मैसेडोनिया में तब राज था राजा फिलिप्स का। तो राजा फिलिप्स एक इम्पॉर्टेंट किंग थे, बिकॉज और वी कैन से ही बिकेम इम्पॉर्टेंट वाई, बिकॉज ही हैड अ वेरी इम्पॉर्टेंट हिज सन वॉज क्वाइट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकली, हिस्टोरिक फिगर। हिज सन वॉज अलेक्जेंडर। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हम पढ़ाई करते हैं तो वो किंग फिलिप्स II के टीनेज सन, सेकेंड सन आई गेस वॉज अलेक्जेंडर। तो मैसेडोनिया में जब एरिस्टोटल फिर से गए तो उनका बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ और किंग फिलिप्स ने ही अपॉइंटेड एरिस्टोटल एज एन इंस्ट्रक्टर ऑफ हुम अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर की पढ़ाई एरिस्टोटल के अंडर हुई, बट आगे जाके अलेक्जेंडर आगे अपनी राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए ही गोज ऑन टू एक्सपीडिशन यानी वो अपने जो साम्राज्य है उसे बढ़ाना चाहते थे। सो ही वुड वांट टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड, दैट वाज हिज एम। तो उसी एम को फर्दर करने के लिए ही वेंट आउटसाइड। और मीन टाइम में एरिस्टोटल चले गए फिर से एथेंस में, और एथेंस में जाके उन्होंने एक स्कूल शुरू किया जिसे हम कहते हैं लाइसियम। अभी ये एक पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसियम के रूइंस यहाँ पे दिखते हैं। तो अराउंड 335 BC में लाइसियम की नींव रखी एरिस्टोटल ने, और उसमें डेफिनेटली अलेक्जेंडर ने उनकी हेल्प करी। तो जो एरिस्टोटल है वो वहाँ पे पढ़ाया करते थे बच्चों को, बट उनके पढ़ाने का एक तरीका हुआ करता था जो बहुत ही डिफरेंट तरीका था कंपेयर टू जैसे हम क्लास में बैठते हैं, टीचर बोर्ड पे सिखाता है, तो वहाँ पे वैसे नहीं पढ़ाई होती थी। वहाँ पे पढ़ाई कैसे होती थी कि मैदानों में यानी ग्राउंड्स में एरिस्टोटल वुड वॉक, स्ट्रोल, टहलते थे, और साथ में उनके जो बच्चे हैं वो उनको फॉलो करते थे, और टहलते टहलते पढ़ाने की एक प्रथा वहाँ पे शुरू की एरिस्टोटल ने, जिसे देख के बाकी के लोग उन्हें एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते थे, उनको कहते थे एज पेरीपेटेटिक्स। ग्रीक में इसका मतलब होता है वॉकिंग अराउंड। सो दे वर कॉल्ड पेरीपेटेटिक्स बिकॉज ऑफ देयर अप्रोच ऑफ स्टडिंग, कि ये घूमते टहलते फिरते दे आर लर्निंग एंड टीचिंग। तो जब अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई 323 BC में,
पता चलता है कि जो एरिस्टोटल है उनका करियर भी अब्रप्टली एंड हो गया लाइसियम में। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आई उसने एक्चुअली अक्यूज़ किया एरिस्टोटल को ऑफ इम्पाइटी, यानी एरिस्टोटल जो है वो जो पुरानी सरकार है मैसेडोनिया की उसको सिंपैथेटिक रूप में देखते थे। ही वॉज सिंपथाइजिंग द ओल्ड किंग एंड द ओल्ड किंगडम ऑफ मैसेडोनिया। तो ये आप देखोगे, कभी भी आप देखोगे जब भी कोई नई सरकार आती है तो जो भी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो पुराने सरकार को ज़्यादा हम कह सकते हैं सिंपथाइज़ करते हैं उनकी सोच विचार से, तो नए जो सरकार आती है वो हमेशा उनको टारगेट करती। और उसी तरह से यहाँ पे भी वही चीज़ हुई, एरिस्टोटल को टारगेट किया गया, उनको एक्यूज़ किया गया ऑफ इम्पाइटी। वाई? बिकॉज इट वॉज सीन दैट ही वॉज सिंपथाइजिंग विद द मैसेडोनिया। तो एरिस्टोटल वॉज इन डेंजर एंड दैट्स वाई ही एस्केप्ड टू अ स्मॉल आइलैंड, यूबिया बोलते हैं जिसे, और वहाँ पे एक प्लेस है चार्ल्सिस, वहाँ पे जाके वो रहने लगे एंड ही डाइड देयर ओनली इन 322 BC। तो आगे की लाइफ जो है वो वहीं पे उन्होंने गुजारी, ज़्यादा लाइफ नहीं थी। जैसे ही अलेक्जेंडर की मौत हो गई 323 BC में, तो एक साल में 322 BC में ही उनकी भी मौत हो गई। तो ये पर्टिकुलर चीज़ एरिस्टोटल ने एस्केप क्यों किया? बिकॉज ही हैड द आइडिया कि उनके जो गुरु थे प्लाटो, और प्लाटो के जो गुरु थे सोक्रेटस, उनकी भी मौत इसी तरह से हुई थी। उनको भी पॉइजन दिया गया था। हम जब सोक्रेटिस के बारे में पढ़ेंगे तो उनके शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे, उसमें भी देखेंगे कैसे उनको भी स्टेट ने ही किल किया था। तो ही वॉज अफ्रेड कि उनका भी वही अंजाम होगा, सो ही लेफ्ट मैसेडोनिया। और फिर आप देखोगे एथिक्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एरिस्टोटल, क्योंकि जैसे हमने बात की शुरुआती टाइम में कि एरिस्टोटल इज़ क्रेडिटेड विद बीइंग वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ग्रीक वर्च्यू एथिक्स। जो वर्च्यू एथिक्स है उसके फाउंडर रहे हैं एरिस्टोटल, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो वर्च्यू एथिक्स क्या है? तो एक स्मॉल हम इसका ब्रीफ देखेंगे। वर्च्यू एथिक्स बेसिकली क्या है? ये पार्ट है ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स। हमारे लेक्चर्स में हम पढ़ाते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स। तो नॉर्मेटिव एथिक्स एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है एथिक्स का, और इसमें और दो हम कह सकते हैं अप्रोचेस होते हैं, जिसे हम कॉन्सिक्वेंशलिज्म और डियोंटोलॉजी कहते हैं। तो उसी के साथ एक और है नॉर्मेटिव एथिक्स में जिसे हम वर्च्यू एथिक्स कहते हैं। तो वर्च्यू एथिक्स को हम ज़्यादातर कॉन्ट्रास्ट करते हैं इन दो अप्रोचेस से, यानी कॉन्सिक्वेंशलिज्म और डियोंटोलॉजी। ब्रीफली देखते हैं कॉन्सिक्वेंशलिज्म क्या होता है। कॉन्सिक्वेंशलिज्म बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई काम करते हो, कोई भी एक्शन लेते हो, अगर उस एक्शन का एंड या कॉन्सिक्वेंस अगर गुड होगा तो उस एक्शन को गुड माना जाएगा। ये बेसिक फंडा है ऑफ कॉन्सिक्वेंशलिज्म। और डियोंटोलॉजी क्या है? डियोंटो मतलब ड्यूटी। यहाँ पे फोकस किया जाता है ऑन मॉरल ड्यूटी, कि आप अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी से करते हो, यानी आप जो एक्शन दिया गया है, आपको जो काम दिया गया है, उसको अगर सही से करते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस, अगर कॉन्सिक्वेंस गलत भी होगा तो भी एक्शन को सही माना जाएगा, क्योंकि यू बिन फॉलोइंग योर ड्यूटी। जो मॉरल ड्यूटी है, यू आर एक्टिंग इन दैट सेंस कि आपका एक्शन सही है, आपका मीन्स सही है, क्योंकि आप अपना ड्यूटी फॉलो कर रहे हो। बट उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने काम अच्छा किया है। वर्च्यू एथिक्स में क्या होता है कि ये नहीं कहता कि ये दोनों गलत बात है, नहीं, ऐसा नहीं बात करता वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स रैदर एम्फसाइजेज ऑन अनदर थिंग दैट इज़ मॉरल वर्च्यू, कि इंसान के कैरेक्टर के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करता है। इट इज़ नॉट डिनाइंग कि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, बट इन वर्च्यू एथिक्स व्हाट इट सेज इज कि आपको मॉरल वर्च्यूज़ पे फोकस करना है रैदर देन कॉन्सिक्वेंस और ड्यूटी और मीन्स। तो इसे हम आगे और पढ़ेंगे, एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, यानी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी डार्क नाइट्स, अगर नहीं भी देखी होगी तो थोड़ा मैं आपको प्लॉट बता देता हूँ। एक मूवी आई थी डार्क नाइट, जिसमें एक कॉमिकल हीरो है जिसे हम बैटमैन कहते हैं, और एक उसका विलन है जिसे जोकर कहते हैं। तो ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट एंड विलन इज़ द एंटेगनिस्ट। तो जो बैटमैन है उसका एक पर्टिकुलर फंडा होता है, एक प्रिंसिपल होता है कि वो चोरों को या फिर जो भी विलन है या फिर जो भी गलत काम करते हैं उनको पकड़ेगा, बट ही विल नॉट एग्जीक्यूट देम, यानी वो उसका इंसाफ नहीं करेगा, यानी ही विल नॉट किल देम और ही वुड नॉट पनिश देम, ही विल जस्ट पिक दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड ही वुड गिव इट टू द पुलिस। ये उसका प्रिंसिपल होता है। और जो जोकर है उसका इंटेंशन अलग होता है, ही वॉन्ट्स chaos in the सोसाइटी में बस chaos हो, he does not want structure, he does not want rules and regulation, everything should be chaotic, this is what he believes in, और इसीलिए वो लोगों को परेशान करता है। तो एक पर्टिकुलर सीन है इस मूवी में, जब बैटमैन जो है he has all the opportunity to kill the
विलन दैट इज जोकर, जोकर को मारने की पूरी उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो ऐसी केस में तीन तरह के लोग हैं, एक है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, डियोंटोलॉजिस्ट और वर्चू एथिसिस्ट। ये इस पर्टिकुलर सिनारियो को, इस सिचुएशन को कैसे देखेंगे। जो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट होंगे, अगर बैटमैन जोकर को मार देता है उस पर्टिकुलर सीन में, यानी वो एग्जीक्यूट करता है, यानी वो अपना जो प्रिंसिपल है, यानी वो किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, किसी को पनिश नहीं करेगा, इसके खिलाफ जाता है, तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट कहेंगे ही हैज़ डन अ गुड थिंग। वाई? बिकॉज उसका जो एंड है, मतलब उसने एक्शन किया, उसने किल करा है पर्टिकुलर विलन को, यहाँ पे जोकर को, बट उसका आउटपुट जो है, कॉन्सिक्वेंस है, वो अच्छा है कि सोसाइटी के वेलबींग के लिए उसने किया है। तो जो कॉन्सिक्वेंस है वो सही है, इसीलिए जो एक्शन किया है बैटमैन ने, दैट इज किलिंग जोकर, दैट इज ऑल्सो राइट। दिस इज वॉट कॉन्सिक्वेंशलिस्ट विल थिंक। सेकेंड टाइप ऑफ जो थिंकर्स है, जिसे हम डियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं ये गलत हो जाएगा। जो बैटमैन है उसका ड्यूटी है कि वो किसी को किल ना करे, दिस इज नॉट हिज पार्ट ऑफ ड्यूटी, और वी कैन से इट विल बी रॉन्ग टू किल। तो जो एक्शन है, कॉन्सिक्वेंस क्या है यहाँ पे कि जोकर बच जाएगा एंड ही विल क्रिएट मोर क्योस, दैट डज नॉट मैटर टू डियोंटोलॉजिस्ट। व्हाट मैटर्स इज कि आप जो एक्शन करते हो, आपकी जो ड्यूटी है उसको आप सही से फॉलो करो। तो व्हाट दे वुड डू इज दे वुड रिजेक्ट बैटमैन किलिंग जोकर। बट वर्चू एथिसिस्ट का अलग ही फंडा है। व्हाट दे से इज, जो बैटमैन है वो एक अच्छा आदमी है, ही इज़ अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ अ जस्ट पर्सन, एंड ही नोज़ कि ये उसका काम नहीं है कि किसी को मारना या नहीं मारना, ये काम है गवर्नमेंट का या स्टेट पुलिस का। तो ही विल नॉट डू सच थिंग बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे फोकस कहाँ आ रहा है वर्चू एथिसिस्ट का? वर्च्यूज़ पे। ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ जस्ट पर्सन, दैट्स वाई ही विल नॉट किल। दिस इज वॉट द वर्चू एथिसिस्ट विल से। सो यू कैन सी एट वन पॉइंट वी कैन से कॉन्सिक्वेंस पे फोकस है, दूसरी जगह पे ड्यूटी पे फोकस है कि आपका एक्शन जो है वो सही होना चाहिए, और तीसरी जगह पे जो मॉरल एजेंट है, यहाँ पे मॉरल एजेंट कौन है? बैटमैन है, तो उसके कैरेक्टर पे फोकस किया जा रहा है। हाउ इज ही इज अ वर्चुअस पर्सन, दैट्स वाई ही विल नॉट किल। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है बेसिकली एग्जाम्पल। तो वर्चू एक्चुअली होता क्या है, हम वर्चू एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। वर्चू बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स। इसे डिफाइन किया जा सकता है, वर्चू इज़ अ बिहेवियर ऑफ हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, या अलग तरीके से भी इसके बारे में बात की जा सकती है। वर्चू को हम क्वालिटी की तरह भी देख सकते हैं, यानी ये किसी भी अच्छे इंसान की कौन सी क्वालिटी हो सकती है, उसे हम वर्चू कहते हैं। तो इट इज़ द जनरल क्वालिटी ऑफ गुडनेस ऑफ अ पर्सन। एग्जाम्पल है बहुत सारे हमारे पास, पेशेंस एक वर्चू है, ट्रुथफुलनेस वर्चू है, ऑनेस्टी है, करेज है, लॉयल्टी है, मॉडेस्टी है, ये सारी वर्च्यूज़ है। दीज आर गुड क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन, वी कैन से इट आइदर वेज। तो जो वर्चू एथिक थ्योरी है, आप देखोगे यहाँ पे वर्चू एथिक थ्योरी ये नहीं कह रही कि आपको ये करना है वो करना है। इट इज़ नॉट गोइंग इन टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग्स, कि इट डज नॉट टेल यू व्हाट टू डू, यानी कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन सा एक्शन फॉलो करना है। इट डज नॉट गो इन टू इट। वॉट इट सेज इज कि इट इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टर। वर्चू थियोरी इज ऑल अबाउट कैरेक्टर। वो सिर्फ बता रहा है या एम्फेसाइज कर रहा है ऑन बीइंग गुड पीपल, कि आपको अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनोगे तो वर्चू एथिक्स क्या कहता है कि जो एक्शन होगा, कोई भी अच्छा इंसान एक्शन जो करता है वो एफर्टलेसली अच्छा ही करता है, सिंस राइट एक्शन फॉलोज एफर्टलेसली व्हेन अ पर्सन इज गुड। यानी एक अच्छा इंसान अच्छे काम करता है। तो आप अच्छा बनने की कोशिश करो, आप अपने आप में वर्चूज लाने की कोशिश करो। आप ये सारी चीज़ें मत बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। rather what you be is a good person and automatically whatever action you will do they will be good। अब एरिस्टोटल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस पर्टिकुलर वर्च्यू थियोरी में? तो हमने जैसे बात की, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ग्रीक वर्च्यू एथिक्स थियोरी। तो जैसे हमने बात की, ही इज क्रेडिटेड विद बीइंग वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ग्रीक वर्च्यू एथिक्स, वन ऑफ द फाउंडर। सो फॉर हिम उनका इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग है फ्रॉम द जनरल वर्च्यू एथिक थियोरी। वो मानते हैं एथिकल वर्च्यू को एक कंडीशन की तरह। कौन सा कंडीशन? इंटरमीडिएट कंडीशन, या जिसे हम गोल्डन मीन भी कहते हैं। यानी जब हम वर्च्यू के बारे में बात करते हैं या गुड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो कौन सी क्वालिटी गुड क्वालिटी होती है? एज पर एरिस्टोटल, अगर आप ऐसे इंसान हो जो इन्वॉल्व नहीं करते खुद को एक्सेस में, एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी, ठीक है। सो एक्सेस और डिफिशियंसी एग्जाम्पल से देखते हैं हम। अगर एक एक्सेस है ऑफ रेकलेसनेस और इंसान में, दूसरे इंसान में डेफिशिएंसी है ऑफ व्हाट वी कैन से करेज, जिसे हम कॉवर्डिस कहते हैं, कि एक इंसान कॉवर्ड है,
दूसरा रेकलेस है, रेकलेसनेस यानी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है और बहुत, हम कह सकते हैं सोच विचार करके कोई चीज़ नहीं करता, ही इज़ ओवर कॉन्फिडेंट एंड ही इज़ टू मच करेजियस, एक्सेस में उसका करेज है या करेज की डेफिशिएंसी है जिसे हम कॉवर्डिस कहते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम्स है एज पर एरिस्टोटल। इंसान को इन दोनों चीज़ों से दूर रहना है, उनको मिड पॉइंट में रहना है, मध्यम मार्ग चुनना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है इसका? करेज। सो what basically Aristotle is saying that ethical virtue is nothing but being at this midpoint. So you have to be courageous, you should not be either reckless or coward. तो इसी को हम कहते हैं वर्च्यू, दिस इज द राइट वर्च्यू, बिकॉज एज पर एरिस्टोटल अगर जो करेजियस पर्सन है वो हमेशा जज करेगा कोई भी एक्शन लेने से पहले कि क्या वो वर्थ है फेसिंग दैट एक्शन और फेसिंग दैट कॉन्सिक्वेंस। यानी आप कोई भी पर्टिकुलर एक्शन लेते हो, उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आप पे कि आप वो जज करो कि ये पर्टिकुलर एक्शन लेना ज़रूरी है या नहीं। वो डिपेंड करता है आपके अंदर के वर्च्यूज़ पे। अगर आप करेजियस पर्सन हो, ये गुण आपके अंदर है, तो आप सही काम करोगे। अगर आप रेकलेस हो तो आप गलत काम करोगे, या आप कॉवर्ड हो तो आप गलत काम करोगे। एग्जाम्पल से हम देखेंगे इसे। सो व्हाट ही इज फोकसिंग इज ऑन वर्च्यू एंड दैट टू इंटरमीडिएट कंडीशन, यानी गोल्डन मीन। सो फॉर हिम एवरी एथिकल वर्च्यू इज कंडीशन इंटरमीडिएट बिटवीन टू अदर स्टेट्स। एक है इन्वॉल्विंग एक्सेस, दूसरा है इन्वॉल्विंग डेफिशिएंसी। सो दस करेजियस पर्सन जजेस सम डेंजर आर वर्थ फेसिंग एंड अदर्स आर नॉट। कुछ ऐसे डेंजर होते हैं जो वर्थ होते हैं फेस करने के लिए, कुछ ऐसे डेंजर्स होते हैं जिसे अवॉइड करना ही बेहतर होगा। आज के कंडीशन में आप देखोगे यूक्रेन का जो पर्टिकुलर सिचुएशन चल रहा है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या ज़रूरी है रशिया से पर्टिकुलर हम कह सकते हैं फेस करना, जबकि यूक्रेन को पता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं डेंजर्स जिसे अवॉइड किया जा सकता है। आई एम नॉट गिविंग एनी कंक्लूजन ओवर हियर। यूक्रेन का जो फाइट है, इट कुड बी दी फाइट फॉर जस्टिस। सो जस्ट एन एग्जाम्पल। अब इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ फुल ऑफ वर्च्यू, ही विल एक्ट इन अ वे विच इज़ मिड पॉइंट ऑफ आइदर रेकलेसनेस और कॉवर्डिस। तो ऑनेस्टी जो है वो एक अलग हमारा पास एग्जाम्पल है कि ऑनेस्टी जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ ब्रूटल ऑनेस्टी एंड फेलिंग टू से थिंग्स दैट नीड्स टू बी सेड। यानी आप एक पर्टिकुलर फंक्शन में जा रहे हो, आपके दोस्त आए हैं एंड दैट पर्सनस ड्रेस इज़ नॉट लुकिंग गुड। आप सीधा सीधा उसको नहीं बोलोगे कि या क्या भद्दी सी आपने कमीज़ पहनी है, या दिस इज़ कॉल्ड एज बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, कि आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आप बोल रहे हो। और दूसरा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन में जा रहे हो और आपके दोस्त ने उस फंक्शन के रिलेटेड ड्रेस नहीं पहनी, शायद सूट में आना हो, तो अगर आप वहाँ पे फेल कर जाते हो टू से इट ऑनेस्टली, देन यू आर पुटिंग दैट पर्सन इनटू सम सॉर्ट ऑफ डेंजर। तो आपको हमेशा ऑनेस्ट होना है, विच इज़ अ मिड पॉइंट बिटवीन ब्रूटल ऑनेस्टी एंड फेलिंग टू से थिंग्स दैट नीड्स टू बी सेड। और एग्जाम्पल है हमारे पास जेनरोसिटी। सो जेनरोसिटी क्या है? ये मिड पॉइंट है ऑफ प्रोडिगैलिटी एंड स्टिंगीनेस। यानी एक प्रोडिगल पर्सन है जिसे हम दयावान, दानशूर कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में दानशूर है, मतलब हर चीज़ दे देगा वो, आप उससे मांगोगे। दूसरा है स्टिंजीनेस, ये बहुत ही कंजूस है। तो उसके बीच में कहीं पे तो जेनरोसिटी या जेनरस पर्सन आते हैं, तो आपको जेनरस बनना है। तो उनके हिसाब से, एरिस्टोटल के हिसाब से वर्च्यू क्या है? इट इज़ अ मैटर ऑफ स्ट्राइकिंग अ मीन बिटवीन टू वाइसेस यानी बुरी चीज़ें। ये एक है एक्सेस और दूसरा है डेफिशिएंसी। इन दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, तभी आप वर्चुअस इंसान बन पाओगे। तो एरिस्टोटल के लिए वर्च्यू क्या है? प्रैक्टिकल विजडम। वो प्रैक्टिकली चीज़ें सोच रहे हैं एंड उनके हिसाब से ये सारी जो वर्च्यूज़ हैं, ये सारी अगर आपको सीखनी है तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। दिस कैन ओनली बी लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। यानी आप क्लास में बैठ के बताओगे कि ये कॉवर्ड है, ये ऑनेस्ट है, ये जेनरस है, और इससे आप सीख नहीं पाओगे। आप बस उसको इंटेलेक्चुअली समझ पाओगे, बट एक्चुअल में उसको आप सीख नहीं पाओगे। वो प्रैक्टिकल विजडम से ही आता है। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर आपको ये सारे गुण आपके अंदर लाने हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू डेवलप देम थ्रू हैबिचुएशन। ये सारे गुण हमें पता है, बट हम भी अगर अपने लेवल पे भी सोचें कि क्या ये सारे गुण हम आत्मसात कर पाए हैं,
तो काफ़ी हद तक कुछ गुण हमने आत्मसात कर लिए, कुछ नहीं किए। तो क्यों नहीं किए? तो एरिस्टोटल इसके ऊपर आपको सोल्यूशन भी देते। वो कहते हैं आपको हैबिचुएट करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ बार बार करनी पड़ेगी। ट्रुथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर रोज़ सच बोलना पड़ेगा, जहाँ पे भी आपको मौका मिले आपको सच बोलना है। तो वो प्रैक्टिस के साथ इट बिकम्स योर सेकेंड नेचर। सो इफ़ यू डू वर्चुअस थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। इसके अलावा वो और एक चीज़ बताते हैं। वो क्या बात करते हैं कि कैसे पता चले कि कौन सी चीज़ अच्छी है। तो वो कहते हैं इसके भी कुछ मापदंड होते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो स्टैंडर्ड्स जानने हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कुछ ऐसे लोग जो बहुत रेयर होते हैं, वो बहुत इजीली नहीं मिलते। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे मॉरल एग्जाम्पलर, जिन्हें एरिस्टोटल कहते हैं एग्जाम्पलर्स। तो मॉरल एग्जाम्पलर ऐसे लोग हैं जिनमें ये सारे वर्चूज़ होते हैं जो भी हमने बात की, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, जेनरॉसिटी, ये सारे वर्चूज़ उनके अंदर होते हैं। बहुत रेयर होते हैं, एरिस्टोटल इस चीज़ को मानते हैं, बट आपको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनको कॉपी करना पड़ेगा। इम्यूलेट यानी कॉपी। तो दो चीज़ें बात करते हैं, वो कैसे गुणों को आपको आत्मसात करना है। एक तो पहले आपको हैबिचुएशन करना होगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, और आपको ऐसे लोग भी ढूंढने पड़ेंगे जो इन वर्चूज़ को पोजेस करते हैं और उनको आप कॉपी कर सको। तो वो कहते हैं कि हमें वर्चुअस क्यों बनना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ये सब ठीक है, वर्च्यू क्या होता है, वर्चुअस कैसे बना जाता है, वो सब ठीक है, बट क्यों बनना है वर्चुअस। तो वो कहते हैं हमें वर्चुअस बनना इसलिए है क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल डिज़ायर है। किस तरह का फंडामेंटल डिज़ायर? वो कहते हैं हमें एक पर्टिकुलर स्टेट अचीव करना है, जिसे वो कहते हैं यूडेमोनिया। और यूडेमोनिया अचीव करना ये हमारा फंडामेंटल डिज़ायर है। मानो या ना मानो, यू वांट टू हैव दिस यूडेमोनिया। तो यूडेमोनिया क्या है? यूडेमोनिया बेसिकली ये एक स्टेट है ऑफ बीइंग हैप्पी। इसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं एज हैप्पीनेस और वेलफेयर। तो व्हाट एरिस्टोटल इज सेइंग, व्हाई डू यू हैव टू बी वर्चुअस? बिकॉज यू हैव टू अचीव दिस स्टेट, दैट इज यूडेमोनिया, विच इज़ अ फंडामेंटल डिज़ायर। इसे हम देखेंगे। तो जैसे हमने कहा, यूडेमोनिया इज बेसिकली ट्रांसलेटेड एज हैप्पीनेस एंड वेलफेयर। तो वो कहते हैं कि आप सब डिज़ायर करते हो हैप्पीनेस। कैसे? अगर आपसे कोई पूछे आप ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों पढ़ रहे हो, जो लेक्चर है उसे क्यों फॉलो करो? बिकॉज यू वांट टू लर्न थिंग्स। व्हाई डू यू वांट टू लर्न थिंग्स? बिकॉज यू वांट टू क्रैक एन एग्जाम। यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, यू वांट टू क्रैक। व्हाई डू यू वांट टू क्रैक एन एग्जाम? बिकॉज यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर। आपको ऑफिसर क्यों बनना है? क्योंकि आपको लोगों की सेवा करनी। आपको लोगों की सेवा क्यों करनी है? अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जवाब होगा कि इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन क्या है? सेटिस्फैक्शन इज बेसिकली बीइंग हैप्पी। तो एट दी एंड हर क्वेश्चन का आंसर आता है बीइंग हैप्पीनेस और बीइंग हैप्पी। तो ये हर कोई इंसान फंडामेंटली डिज़ायर करता है। इसीलिए अगर इसे आपको हैप्पीनेस चाहिए, या जिसे एरिस्टोटल यूडेमोनिया कहते हैं, तो आपको वर्चुअस बनना पड़ेगा। तो वो कहते हैं लाइफ ऑफ वर्च्यू इज बेसिकली लाइफ ऑफ यूडेमोनिया। इसे भी समझेंगे हम कैसे लाइफ ऑफ वर्च्यू इज लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। तो वो कहते हैं हैप्पीनेस बेसिकली ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वर्चुअस एक्टिविटी। जब आप वर्चुअस एक्टिविटी करते हो, कोई भी एक्शन करते हो जो वर्चुअस है, तभी आपको ट्रू हैप्पीनेस मिलता है। सो जो भी एक्शन प्रिसीड करता है टू दिस एंड, दैट इज यूडेमोनिया, या हम कह सकते हैं वर्चुअस एक्टिविटी। इस एंड को मिलने के लिए, या ये एंड मिलने के लिए हम जो भी एक्शन करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एक्शन एज पर एरिस्टोटल। बाकी के भी एक्शन हो सकते हैं, आप टीवी देख रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, आप जोक मार रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, ये सारे भी एक्शन है और इसके भी एंड है। बट ये एक्शन वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि इससे ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। ट्रू हैप्पीनेस कब मिलेगा? जब आप वर्चुअस एक्टिविटी करते हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यू इंडल्ज इन टू प्लेजरेबल एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा खाना खाना, गेटिंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्लेजरेबल एक्शन। उससे जो भी आपको एंड मिलेगा, जो भी हैप्पीनेस मिलेगी, दैट विल बी लिमिटेड। उसका वैल्यू लिमिटेड होगा क्योंकि वो बहुत ही टेम्परेरी लेवल पे होगा। वो आपके पास आएगा और चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड देन यू विल थिंक अबाउट इट, हाँ मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था उस समय। बट जो वर्चुअस एक्टिविटी रहती है, जिसमें जैसे आपने किसी की मदद करी, तो आप अपने बारे में अच्छा सोचने लगोगे और ये आपके साथ हमेशा रहेगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ व्हाट, ऑफ यूडेमोनिया एंड द नॉर्मल प्लेजरेबल एक्टिविटी। थिंग्स दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस, दे कम फ्रॉम ओनली वर्चुअस एक्टिविटी। इस तरह से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो एरिस्टोटल जो है वो वर्च्यू को भी डिस्टिंग्विश करते हैं, या हम कह सकते हैं क्लासीफाई करते हैं। एरिस्टोटल के हिसाब से दो तरीके के वर्च्यूज होते हैं। एक होता है इंटेलेक्चुअल वर्च्यू और दूसरा होता है मॉरल वर्च्यू। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू क्या होता है? ये वो वर्च्यूज होते हैं जो आप किसी को सिखा सकते हो और खुद भी लर्न कर सकते हो। जैसे प्रूडेंस एक वर्च्यू है,
यानी आप कोई भी चीज़ करने से पहले सोच विचार करके करते हो, जिसे हम प्रूडेंट कहते हैं। ये वर्चू आप कैसे सीख सकते हो? आप अपने माता पिता को देखते हो कि वो हर चीज़ करने से पहले 2 बार सोचते हैं और फिर वो चीज़ करते हो, तो आप उसे रिलेट कर पाते हो, देखते हो रेगुलर बेसिस पे, और वो आप इनकलकेट करते हो अपने एक्शंस में। तो इन्हें कहते हैं इंटेलेक्चुअल वर्चूज़। सेकेंड टाइप ऑफ वर्चूज़ होते हैं जैसे जिन्हें हम मॉरल वर्चूज़ कहते हैं, और ये जो वर्चूज़ होते हैं ये अटेन किए जा सकते हैं बाय रिपीटेड एक्शन। जो हैबिचुएशन के बारे में हमने बात की कि सच बोलना है आपको, उसको हैबिट बनाना है, अनलेस एंड अनटिल इट बिकम्स योर सेकंड नेचर, कि आपको फिर बाद में उसको रिपीट करने की, सोच समझ के आपको उसको फिर से रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपका सेकंड नेचर बन जाए और आप हमेशा सच बोलो। तो मॉरल वर्चूज़ कौन से होते हैं? दैट आर अटेनेबल बाय रिपीटेड एक्शन। और ये जो है, ये हैबिट जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करते हैं टू अटेन कंप्लीट हैप्पीनेस, जो जिसे हम यूडेमोनिया भी कहते हैं। तो एरिस्टोटल जो है, अगर सारी वर्च्यूज़ हम देख ले छान के, तो एरिस्टोटल कहेंगे कि जस्टिस जो है ये सुप्रीम वर्च्यू है। सारी वर्च्यूज़ में सबसे सुप्रीम वर्च्यू कौन सा है? जस्टिस, एज पर एरिस्टोटल। तो ये है एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन या उनकी थियोरी। हम क्विकली रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या देखा है। हमने स्मॉल बायोग्राफी देखी, उसके बाद हमने बात की वर्च्यू एथिक्स क्या है, वो नॉर्मेटिव एथिक्स का ही पार्ट है। 2 और उसमें कंसेप्ट्स आते हैं, कॉन्सिक्वेंशलिज्म एंड डियोंटोलॉजी। थर्ड है हम कह सकते हैं वर्च्यू एथिक्स। तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट में हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डियोंटोलॉजिस्ट में हमने देखा ड्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वर्च्यू एथिक्स में हमने देखा कि फोकस किस पे होता है, कि इंसान के कैरेक्टर पे, वर्च्यू पे। हमने एक एग्जांपल लेके देखा कि क्या बैटमैन जोकर को मारेगा, तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट कहेंगे हाँ मारना चाहिए क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा है। डियोंटोलॉजिस्ट कहेगा नहीं, इसकी ड्यूटी को उसको फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ नॉट टू किल। और थर्ड जो वर्च्यू एथिक्स, वो कहेगा कि वो उसका कैरेक्टर अच्छा है इसलिए वो अपने आप नहीं मारेगा उसे। इसके बाद हमने वर्च्यू क्या होता है उसके बारे में हमने देखा कि वो मॉरल स्टैंडर्ड होता है इंसान का। ये जनरल क्वालिटी होती है, जैसे हम कह सकते हैं पेशेंस, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, करेज, लॉयल्टी, मॉडेस्टी, ये सारी क्वालिटी जो है ये वर्च्यू का पार्ट है। तो वर्च्यू एथिक्स डज नॉट टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या रूल्स फॉलो करने। वो कहता है कि इंसान को गुड बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, जो एक्शंस होंगे वो अपने आप फॉलो होंगे, अच्छे एक्शंस ही फॉलो होंगे। तो एरिस्टोटल का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो वो फाउंडर रहे ग्रीक वर्च्यू एथिक्स के। इसके बाद उन्होंने वर्च्यू एथिक्स को इंटरमीडिएट पोजीशन से देखा, या हम कह सकते हैं गोल्डन मीन, या जो बुद्ध की लैंग्वेज है मध्यम मार्ग के पर्सपेक्टिव से देखा है कि आपको बेसिकली जब आप वर्चुअस बीइंग के बारे में बात करते हैं तो आपको इन्वॉल्व नहीं करना है या आइदर इन एक्सेस और इन डेफिशिएंसी, यानी आपको करेजियस होना है, आपको कॉवर्ड नहीं होना है, आपको रेकलेस भी नहीं होना है। तो आपको मिडिल पाथ फॉलो करना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा कि कुछ कुछ ऐसे डेंजर्स है जिसे अवॉइड करना ज़रूरी है। हर जगह पे आपको आपकी बहादुरी नहीं दिखानी है। कुछ जगह ऐसे भी होते हैं, यू हैव टू चूज योर ओन बैटल, दैट इज कॉल्ड एज प्रूडेंस। प्रूडेंस भी एक पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल वर्थ है। फिर ऑनेस्टी को देखा हमने, इट इज़ मिडल ऑफ what we say is brutal honesty and failing to say generosity is likewise. So basically what he's saying is being virtuous, or thus virtue is what matter of striking balance between two vices. Vices क्या है? excess और deficiency। और वो कहते हैं ये एक्सपीरियंस के थ्रू ही लर्न किया जा सकता है। वो हैबिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा, वो चीज़ रिपीट करने की पड़ेगी बार बार, और कुछ मॉरल एग्जाम्पलर्स होने चाहिए जिनको आप फॉलो करो, कॉपी करो। और फिर ये सारी चीज़ क्यों करनी है हमें? क्योंकि आपको एट द एंड चाहिए यूडेमोनिया, यानी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जो इंसान का फंडामेंटल डिज़ायर है। तो यूडेमोनिया बेसिकली, या हम कह सकते हैं वर्चुअस लाइफ क्या है? अ लाइफ ऑफ यूडेमोनिया। और कुछ एक्शंस ऐसे भी होंगे जो हैप्पीनेस देंगी, बट वो टेम्परेरी लेवल पे होंगे। जैसे ही वो एक्शन आप खत्म कर दोगे वो पर्टिकुलर हैप्पीनेस आपकी चली जाएगी, वो प्लेजर के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं। बट कुछ और एक्शंस होते हैं जो ट्रू हैप्पीनेस देते हैं, जिसे हम वर्चुअस एक्टिविटी के थ्रू ही हासिल कर सकते हैं। फिर वर्च्यू को भी उन्होंने डिस्टिंग्विश किया इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ और मॉरल वर्च्यूज़ में। इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ वो वर्च्यूज़ है जो आप लर्न कर सकते हो, जैसे प्रूडेंस है, और ये बेसिकली आप देख के लर्न करते हो। मॉरल वर्च्यूज़ कौन से होते हैं? जो आपको अपने एक्शन में रिपीट करने होते हैं, जो जब तक वो आपके सेकेंड नेचर ना बन जाए। और ये जो हैबिट्स है यही आपको अटेन कराएगा कंप्लीट हैप्पीनेस। और एरिस्टोटल के हिसाब से जो सुप्रीम वर्च्यू है वो है जस्टिस। सो दैट्स इट फ्रॉम एरिस्टोटल्स पर्सपेक्टिव, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम आगे की और जो हमारे थिंकर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अंटिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग स्लीपी क्लासेस एथिक्स लेक्चर। टिल देन थैंक्स एंड बाय।